नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का चैप्टर सेकंड, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ये आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं, जनसांख्यिकीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। इसे हिंदी में जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। तो डेमोग्राफी जनसांख्यिकीय क्या होता है, यानी कि जनसांख्यिकीय क्या होता है? जनसांख्यिकीय जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। यानी कि जब जनसंख्या का हम सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, अच्छे तरीके से तो अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकीय कहते हैं। इसको अंग्रेजी में डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। डेमोग्राफी किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे डेमोस और ग्राफीन। डेमोस माने लोग और ग्राफीन माने ग्राफीन यानी वर्णन या अर्थात लोगों का वर्णन। इसमें डेमो जैसे कि डेमोक्रेसी में डेमो हो, इसमें डेमो भी डेमोक्रेसी का भी डेमो किसको प्रेजेंट करता है? लोगों को। ऐसे जो डेमोग्राफी है, इसका भी डेमो किसको प्रेजेंट करता है? लोगों को। यानी कि जो डेमोग्राफी है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक डेमोस, यानी कि डेमोस मतलब क्या हो गया? लोग, और ग्राफीन मतलब क्या हो गया? वर्णन करना, यानी कि लोगों का वर्णन करना। यानी कि डेमोग्राफी यानी जनसंख्या की क्या अर्थ है? लोगों का वर्णन करना। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? इसमें जन्म दर क्या है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, लिंगानुपात क्या है किसी समाज का, किसी देश का, मातृ मृत्यु दर क्या है, आयु संरचना क्या है, इस सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम जानते हैं कि जनसांख्यिकी की कितने प्रकार की होती है, जनांकिकी कितनी प्रकार की होती है। जैसा हम जानते हैं, जनांकिकी मुख्य प्रकार से दो रूप की होती है। पहला कि आकारिक जनसांख्यिकी, दूसरा सामाजिक जनसांख्यिकी। अब आकारिक जनसांख्यिकी में क्या होता है? इस प्रकार की जनसांख्यिकी में क्या होता है? जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक जनसांख्यिकी में इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है सामाजिक जनसांख्यिकी में। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में दो प्रकार के, यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में लगभग एक ही समय में दो विभिन्न प्रक्रियाएं हुई। यहाँ पर उत्तरार्ध मतलब आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तरार्ध मतलब होता है अंत में, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी जब वही 19वीं शताब्दी चालू होने वाली थी, उस समय की बात है। यूरोप में दो परिवर्तन हुए। पहले परिवर्तन क्या था? राजनीतिक संगठनों के प्रमुख रूप में राष्ट्रों का उदय हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। यानी कि जो राजनीतिक संगठन के रूप में किसका उदय हुआ? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी कि उसमें यूरोप में बहुत नए नए देश बनना चालू हुए। यूरोप में नए नए देश बनना चालू हुए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, नए नए देश बनकर उभरे। और दूसरा क्या हुआ? आंकड़ों के संबंधित आधुनिक विज्ञान संख्यांकिकी की शुरुआत हुई। यानी कि जो एक स्टैटिक्स, संख्यांकिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संख्यांकिकी को स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। स्टैटिक्स का क्या काम है? ये आंकड़ों का विज्ञान है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब राष्ट्र राज्यों का विस्तार हुआ तो इससे क्या हुआ? राष्ट्र राज्यों का कार्य संचालन हेतु जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से जुड़े सामाजिक आंकड़ों को व्यवस्थित और नियमित रूप से एकत्र करना आवश्यक माना गया। क्यों माना गया? जब राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ तो उनके लिए क्या हुआ? अपने राष्ट्र में उपस्थित लोगों की क्या हुआ? जो उनकी जनसंख्या है, उनको अध्ययन करना आवश्यक माना गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिससे वो क्या कर सके, उनके आंकड़ों को प्राप्त कर सके, अच्छे से अच्छी नीतियां लागू कर सकते। जैसे कि अगर कोई राज्य है और उस सरकार को क्या करना है? अपने देश में लोगों को पानी मुहैया करवाना है, तो देखेगी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उपलब्ध हैं, और जिनके पास पानी की सुविधा उपलब्ध है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमें पानी की सुविधा देनी चाहिए। तो इन सब का अध्ययन कैसे होगा? इन सब का अध्ययन तभी होगा जब जनगणना की होगी। तो जनगणना के उनके पास क्या होगा? आंकड़े आएंगे। आंकड़े के अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि हाँ, समाज में इतने लोग हैं जिनके पास पानी की समस्या है, तो इनको क्या किया जाए? इनको हैंडपंप दिया जाए, ऐसे ऐसे इस समस्या का समाधान किया जाए। तो यानी कि आंकड़ों को व्यवस्थित अध्ययन किया गया राष्ट्र राज्यों के उदय के कारण। तो अब जनसंख्या हुई होगी, जनगणना हुई होगी, तो सबसे पहले जनगणना क्या हुई? ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में 1790 में क्या हुई? सबसे पहले जनगणना हुई थी। और ये देश की सबसे आधुनिक किस्म की, दुनिया की सबसे आधुनिक किस्म की जनगणना थी। यानी कि दुनिया की सबसे आधुनिक किस्म की जनगणना थी। कब कब हुई थी? 1790 में। आप सोच सकते हैं 1790, कितने उस समय तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, कितने देश उस समय गुलाम रहे होंगे, तब ये जाके अमेरिका अपनी जनगणना करा रहा था। तभी ये आगाज बहुत दुनिया में आगे है। इसे जनगणना का परिणाम है कि ये अपने समाज को कल्याण के माध्यम से आगे बढ़ा सका। अब आगे देखते हैं, और इसी की पद्धति को आगे चल के यूरोप ने भी अपना लिया 19वीं शताब्दी के
प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब अमेरिका ने जनगणना चालू की तो उसी को देखकर किसने यूरोप में भी जनगणना चालू कर दी। अब देखिए भारत में जनगणना, अब भारत में जनगणना कब हुई हम इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में अंग्रेजों का राज था उस समय पर, जिस समय भारत में जनगणना चालू हुई, यानी कि भारत में अंग्रेजों द्वारा जनगणना शुरुआत हुई। यानी जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1867 से 1872 के बीच में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन यह नियमित रूप से जनगणना नहीं थी। नियमित रूप से यानी कि जो 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 10 वर्षीय जनगणना बोलते हैं। तो 10 वर्षीय यानी कि नियमित रूप से यानी कि 10 वर्षीय पर होने वाली जनगणना की शुरुआत 1981 से हुई। यानी 1781 से, यहाँ पर डाटा गलत हो गया है, यहाँ पर 1781 रहना चाहिए था। यानी कि 1781 से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। वो जनगणना जो प्रत्येक 10 साल में होती है। और आज़ादी से अब तक यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिली। उसके बाद 1951 में क्या हुई? पहली जनगणना हुई। यानी पहली जनगणना जो 1951 में हुई थी। 1951 से अब तक 10 वर्ष वाली जनगणना कितनी हो चुकी है? 7 जनगणना हो चुकी है। यानी कि 7 10 वर्षीय जनगणना आज़ादी से अब तक हो चुकी है। और जो सन 2011 में जनगणना हुई थी वो सबसे नई जनगणना थी। सन 2021 में होनी थी, लेकिन हम सबको पता है कि कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। अब आगे देखते हैं कि जनगणना का अध्ययन क्यों किया जाता है, यानी कि जनगणना क्यों की जाती है। जनगणना इसलिए की जाती है कि क्या किया जाए, जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्यों की नीतियों में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी कि राज्य को आर्थिक विकास में और जन कल्याण संबंधी नीतियों बनाने में क्या करते हैं? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सरकार के पास डाटा रहेगा तभी तो कोई भी योजना लागू कर पाएगी, या लोगों को अनाज देना हुआ तो उसके पास डाटा रहेगा कि हाँ इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये सब कहाँ से पता चलता है? जनगणना से पता चलता है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है, तो किनको राशन दिया जाना चाहिए, किनको राशन नहीं दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है? सरकार को नीतियों को अपने लागू करने में आसानी होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे जनसंख्या का माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अब जनसंख्या सिद्धांत पहले हम जान लेते हैं माल्थस कौन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माल्थस है। माल्थस एक ब्रिटिश कॉलेज में प्रोफेसर था। पहले इसने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज से चालू की, उसके बाद एक प्रोफेसर, उसके बाद कुछ टाइम तक इसने क्या किया? पादरी की भी क्या लिया? प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण मतलब पादरी की भी है, इसने ट्रेनिंग ली कुछ दिनों तक। उसके बाद ये क्या हुआ? एक ऐसे एक कॉलेज में, ब्रिटिश कॉलेज में क्या हो गया? प्रोफेसर बन गया। और ये वह कॉलेज था जिसमें क्या किया था? इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि जो अंग्रेजों के समय में इंडियन सिविल सर्विसेज थी, उसके जो वहाँ पर ऑफिसर थे वहाँ पर ट्रेनिंग करते थे। जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ पर जो इसके ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, क्या करते थे? ट्रेनिंग करते थे। अब देखिए इसने क्या कहा? माल्थस ने जनसंख्या का एक जनसांख्यिकीय सिद्धांत दिया, जिसे हम माल्थस का जनसांख्यिकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसने अपनी एक एस्से लिखा था जिसका नाम था एस्से ऑन पॉपुलेशन, 1788 यानी 1788 में लिखा था। उसी में इसने ये स्पष्ट किया था। उसमें इसने सिद्धांत दिया था। उसने बताया था कि जनसंख्या जो है हमेशा ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ज्यामितीय अनुपात में। ज्यामितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आज जनगणना मान लो 2 है तो कल 4 हो जाएगी, परसों 8 हो जाएगी, नरसों 16 हो जाएगी, फिर उसके बाद 32, फिर 64, ऐसे ही बढ़ते चली जाएगी। यानी कि जो जनसंख्या है हमेशा क्या होती है? अपना दुगनी बढ़ती है। दुगनी का मतलब क्या है? ज्यामितीय रूप में। यानी कि आज 2 है, कल 4, परसों 8, नरसों 16, फिर उसके बाद 32 के बाद 64। लेकिन जो खाने पीने के पदार्थ यानी कि जो कृषि उत्पाद है, कपड़े उपड़े हैं, ये क्या होते हैं? ये इनकी क्या होती है? इनकी समांतर वृद्धि होती है, यानी कि गणितीय वृद्धि होती है। ये ऐसे नहीं बढ़ते जैसे जनसंख्या बढ़ती है। इनकी वृद्धि कैसे होती है? मान लीजिए आज 2 है तो कल 4 हो जाएंगे, परसों 6 हो जाएंगे, परसों 8, यानी कि ये समान अंतर पर बढ़ते हैं खाने पीने के समान। कैसे? जैसे 2 से 4 यानी कि कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 4 से 6 कितने का अंतर है? 2, यानी कि समान अंतर पर बढ़ते हैं, 2 के अंतर पे करके बढ़ते हैं। जब ऐसा होता है यानी कि जब जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और जो कृषि उत्पाद है वो कम है, तो उससे क्या होता है? समाज में और जनसंख्या में क्या होता है? जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इससे क्या होता है? जनसंख्या को अब क्या हो जाएगा? नियंत्रण करना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? लोगों के पास खाद्य पदार्थ रह ही नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होता है? समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। ठीक, अब नियंत्रण करने के इसने 2 प्रकार बताए हैं। माल्थस ने बोला जनसंख्या नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है? पहला तो एक प्राकृतिक तरीका है, यानी कि प्रकृति ऐसे उपाय करती है जिससे क्या हो? उतने ही लोग बचे रहे जितने लोगों के लिए क्या है? पृथ्वी पर संसाधन उपलब्ध है। तो वो अकाल ला देगी, भूकंप ला देगी और बाढ़ ला देगी, और युद्ध हो जाएगा, ये बीमारी फैल जाएगी। इनसे क्या होता है?
कुछ लोगों की मौत हो जाती है और उतने ही लोग शेष बचते हैं, जितने क्या होते हैं, जितने जितने के लिए पृथ्वी पर खाने पीने के साधन उपलब्ध हों। अब ये तो प्राकृतिक हो गया, और प्राकृतिक ऐसे होते हैं, जो प्राकृतिक अवरोध होते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जो प्राकृतिक अवरोध है वो उनका होना ही होना है। अगर अकाल आना है तो अकाल आएगा ही, बाढ़ आना है तो बाढ़ आएगी ही, यानी कि इसको हम रोक नहीं सकते, इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। और एक होता है कृत्रिम निरोध, यानी कि कृत्रिम अवरोध, वो उपाय जो आदमी खुद करता है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आदमी क्या कर सकता है, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह करे, यौन संयम रखे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। इससे क्या करेगा, वो क्या करेगा, जनसंख्या को नियंत्रण कर लेगा। यही इनका थॉमस का यही क्या था सिद्धांत, और माल्थस का यही क्या था, जनसंख्या का सिद्धांत था। अब देखिए इनका सिद्धांत की कुछ आलोचकों ने आलोचना की है, उसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर माल्थस के सिद्धांत का विरोध, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो माल्थस के सिद्धांतों का विरोध किया। माल्थस का यह सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रभावशाली रहा, लेकिन कुछ विचारकों ने इसका विरोध किया। क्योंकि ये अभी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमेशा जो होती है जनसंख्या वृद्धि जो होती है उससे आर्थिक वृद्धि कम नहीं होती है। कुछ विचारक ऐसे थे जो यह मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, यानी कि जो आर्थिक वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। अब देखिए, तथा उनके सिद्धांत का सबसे प्रभावशाली खंडन यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव द्वारा प्रस्तुत किया गया। यूरोप देश में ऐसे परिवर्तन हुए कि उन्होंने क्या किया, माल्थस के जो सिद्धांत का उसको खुद ब खुद क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। अब ऐसे क्या परिवर्तन हुए थे उसे हम जानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, यूरोप में जन्म दरें घट गईं और महामारियों और प्रकोप पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। और क्या हो गया, इससे क्या हो गई, माल्थस की जो भविष्यवाणी थी झूठी साबित हो गई। क्यों झूठी साबित हो गई, क्योंकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य पदार्थ और जीवन स्तर लगातार उन्नत होता गया। यानी कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बावजूद भी क्या हुआ, खाद्य पदार्थ और क्या होते गए, हमारा जीवन स्तर लगातार उन्नत होता चला गया। जो इससे माल्थस का सिद्धांत था, जो माल्थस ने कहा था कि इंसान हमेशा गरीबी में पैदा रहने के लिए श्रापित है, वो क्या हो गया, झूठा हो गया। अब आगे देखिए, इनकी आलोचना मार्क्सवादियों ने भी की और उदारवादियों ने भी की। उदारवादी कहते हैं कि जो गरीबी और भुखमरी है, जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण के कारण फैली हुई है। यानी कि जो समाज में गरीबी और भुखमरी है, वो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि है तो वो आर्थिक गरीबी और लोगों के पास भुखमरी है, लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण है जो आर्थिक संसाधन है उनका असमान वितरण। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चा देखिए ये लेके बैठा है, एप्पल का डिवाइस लेके बैठा है, और एक बच्चा उसके पास खाने को नहीं है, बेचारे जमीन से कुछ उठा के खा रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, सोसाइटी के एक लोगों के पास क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है और एक लोगों के पास बहुत कम पैसा है। आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण है, यानी कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक संसाधनों पर ज्यादा हक रखते हैं और वो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक संसाधनों पर हक नहीं है तो विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीते हैं। तो अगर आर्थिक संसाधन, यानी कि अगर सबके पास समान आर्थिक संसाधन हो जाए और सबको समान आर्थिक संसाधन दे दिया जाए तो क्या होगा, समाज से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गरीबी और भुखमरी मिट जाएगी। तो उन्होंने ये कहा, उदारवादी और मार्क्सवादियों ने, कि इससे पीछे कोई रीजन, जो आप रीजन दे रहे हो कि जनसंख्या वृद्धि का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, समाज में भुखमरी और जनसंख्या वृद्धि का, इसमें रोल है आर्थिक कारणों का। आर्थिक कारण यानी कि आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण। कुछ ही लोगों के पास संसाधन है और कुछ लोगों के पास संसाधन नहीं है, इसलिए समाज में गरीबी और भुखमरी फैली हुई है। इसका जनसंख्या वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। अब देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या कहता है, यह कहता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे क्या होगी, जनसंख्या में भी परिवर्तन आएगा। अब इसमें कितने चरण होते हैं जनसंख्या संक्रमण में, जनसांख्यिकीय संक्रमण में 3 चरण होते हैं, 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है हम देखते हैं। पहले चरण में क्या होता है, पहले समाज में वृद्धि कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि समाज अल्प विकसित एवं समाज तकनीकी दृष्टि से पीछा होता है। इससे क्या होता है, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंची होती है। तो जब मातृ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंची रहेंगी तो क्या होगी, जन्म दर कम होगी। जन्म दर नहीं, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर जब ऊंची रहेंगी तो इससे क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि कम होगी। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी समाज में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो वहां पर ये जो पहला चरण है उसमें ये कहा जाता है कि समाज अल्प विकसित है और तकनीकी दृष्टि से पीछे है। तो इसी वजह से अगर अल्प विकसित है तो लोगों के पास वहां पर इतना नॉलेज नहीं, इतना ज्ञान नहीं है कि कम बच्चे पैदा किया जाए। और तकनीकी दृष्टि से पीछे होने का मतलब यह है कि अगर वहां पर बीमारी आ जाएगी या कोई अकाल आ जाएगा या कोई महामारी आ जाएगी तो उससे क्या होगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी
इतने उन्नत नहीं है कि वहाँ की बीमारियों से निपटा जा सके, लोग वहाँ की बीमारियों से निपट सकें, उनके पास इतनी दवाई नहीं रहती है, इतने उपकरण नहीं रहते हैं कि वहाँ से बीमारियों से निपट कर सकें। इसीलिए क्या होता है, तकनीकी दृष्टि से पीछे होने के साथ वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसमें जन्म दर का क्या मैंने बताया कि वहाँ के लोग क्या हुए, अल्प विकसित हैं। अल्प विकसित मतलब क्या है, उनकी सोच उतनी विकसित नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि कम बच्चे पैदा करें। इसकी वजह से क्या होता है, जन्म दर भी ज़्यादा रहता है। तो जन्म दर भी ज़्यादा है और क्या है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है। जब दोनों ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने बच्चे मर भी जाते हैं लगभग। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, कम होती है। ये कौन सा चरण था, पहले चरण। पहले चरण में क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि कम होती है। अब आइए हम दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरे चरण में कहा जाता है, दूसरे चरण कहाँ, पहले पहला चरण जो होता है ये जान लीजिए, ये ऐसे देशों में घटित होता है पहला चरण जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर लोग बहुत गरीब हों, यानी कि ऐसे देश जहाँ पर विकास की भावना बहुत कम हो, जैसे अफ्रीका के देश हो गए, साउथ अफ्रीका के अलावा जितने भी अफ्रीका के देश हैं वहाँ सब में क्या है, ये पहले चरण के अंतर्गत देखे जाते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो ये तीसरा चरण है, इसमें क्या कहा जाता है, तीसरे चरण कहाँ पर घटित होता है, विकसित समाज में। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है। क्यों नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम होती है। यानी कि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम होती है। जब जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएगी। अब जानिए यहाँ पर मृत्यु दर कम क्यों रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में क्या होते हैं, तकनीकी दृष्टि से ऐसा समाज उन्नत कर जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसे समाज जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब क्या है, तकनीकी दृष्टि से बहुत आगे हैं। इनके पास बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। इससे यहाँ पर कोई भी महामारी या बीमारी फैलती है तो उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, मृत्यु दर कम होती है। अब ये पहले कारण इसको पता चल गया कि यहाँ पर मृत्यु दर कम थी, तो ठीक है। अब जानिए जन्म दर कैसे कम होती है। जो जन्म दर होता है, वहाँ के लोग शिक्षित है, उनके अंदर जागरूकता है, तो क्या करते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं। इससे क्या है, वहाँ की जो होती है जन्म दर भी कम होती है। तो यानी कि पहले चरण में और दूसरे चरण में दोनों में क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। दोनों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। अब देखिए पहली अवस्था और तीसरी अवस्था के बीच एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम संकरणकालीन चरण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नति अवस्था में जाता है, यानी कि जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में प्रवेश करता है तो ऐसे में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची होती है। अब ऐसा क्यों है, जैसे भारत मान लीजिए, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब में क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। क्यों, क्योंकि ये समाज जो है बहुत पिछड़े हैं। पाकिस्तान की बात छोड़िए तो बहुत ही पीछे हो गया है। तो कहाँ 4 साल पहले तो कश्मीर कर रहा था, आज आटा कर रहा है, आज आटे के लिए मोहताज है। तो आप भारत को ही ले लीजिए, वैसे भारत है, भारत में क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। तो ऐसे में क्या होता है, विकासशील देशों में तकनीकी परिवर्तन तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए विकासशील देश होने के कारण भारत में दवाइयाँ भारी मात्रा में उपलब्ध है। दवाइयाँ इस यहाँ पर जैसे जहाँ पर कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, कोई भी महामारी आती है, कोई भी बीमारी आती है, तो उसका दवाइयों के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है। यहाँ पर इतने उपकरण है कि किसी भी प्रकार से हम किसी भी बीमारी से निपट सकें। तो इससे क्या होता, इससे तो मृत्यु दर हमारी कम रहती है, लेकिन क्या होता है, जो जन्म दर होती है, जन्म दर तो कम करना एक मानसिक मतलब एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। कहने का मतलब यहाँ पर लोगों में भी उतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि ये विकासशील देश है, लोगों में भी इतना जागरूकता नहीं है कि वो कम बच्चे पैदा करें या वो 1-2 बच्चे पैदा करें। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है, लेकिन मृत्यु दर क्या हुआ है, कम हो गया। मृत्यु दर क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये विकासशील देश है, विकासशील देश में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है, तो इस वजह से मृत्यु दर कम हो गया है और जन्म दर अभी बढ़ी हुई है। जब मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर बढ़ती चली जा रही है, इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। तो अब देखिए, अब इससे क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जनसंख्या विस्फोट संक्रमणकाली अवधि में होता है। जैसा कि मैंने बताया, कब होता है, संक्रमणकालीन अवधि, यानी कि पहली और दूसरी अवस्था के बीच में, यानी कि माफ करिएगा, पहली और तीसरी अवस्था के बीच में, यानी कि दूसरी अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है, इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची होती है। क्यों ऊंची होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि मृत्यु दर तो कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर क्या होती है, अधिक होती है। जन्म दर परिवर्तित होने में समय लगता है, लोगों को विचार बदलने में समय लगते हैं। तकनीकी विकास तो हो जाता है जल्दी, लेकिन लोगों के विचार जल्दी नहीं बदलते हैं, इसीलिए क्या होता है, जन्म दर अधिक रहती है और मृत्यु दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट हो जाता है और अधिक से अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए जनसंख्या विस्फोट की फोटो लगा रखा हूँ मैं सबके लिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं सामान्य संकल्पनाएं और संकेत, यानी कि जैसा कि मैं बार बार आपके लिए कह रहा हूँ, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब क्या है, सब संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं। ये जो शब्द है मैं बोल रहा हूँ बार बार, जन्म दर, मृत्यु दर या प्राकृतिक वृद्धि, ये सब क्या होती है, संकल्पनाएं हैं और वह संकेतक है। अब ये क्या है, इनको अब हम समझेंगे। मतलब अब हम समझेंगे कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होती है और क्या बाल मृत्यु दर क्या होती है, ये सब क्या होती है, अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। आइए चलिए बढ़ते हैं हम जन्म दर की तरफ। जन्म दर क्या होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। अब ऐसे मृत्यु दर होता है। अब आइए जानते हैं मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर ऐसा होता है, मृत्यु दर क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या, इसे को मृत्यु दर कहते हैं। अब ये क्या है, इसे बताता हूँ मैं। अगर मान लीजिए कोई समाज है, वहां पर 1000 लोग रह रहे हैं कोई देश में। अब 1000 लोग में से मान लीजिए 100 लोग मर गए, तो उसे क्या कहा जाएगा, मृत्यु दर कहा जाएगा। अब इस समाज की मृत्यु दर कितनी हुई, 1000 लोग पे 100 लोग मर गए, यानी कि इस समाज की मृत्यु दर 1000 लोग पे 100 मृत्यु दर है। अब देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है। प्राकृतिक वृद्धि दर ऐसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब ये क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होती है। जन्म दर और जो मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है उसे ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब ये क्या होता है, समझ लीजिए एक कोई समाज है, वहां पर क्या हुआ, मान लीजिए 100 लोगों ने क्या किया, जन्म लिया। 100 लोगों ने 1000, मान लीजिए एक जनसंख्या, एक देश है जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, वहां पर 100 नए बच्चों ने जन्म लिया और वहां पर 50 लोग मर गए, यानी कि 100 लोग ने जन्म लिया, 50 लोग मर गए। अब इनके जितने लोग जन्म लिए हैं और जितने लोग मरे हैं, जन्म वालों में से मरे वाले लोगों को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि दर आ जाएगी। यानी कि अगर हम 100 में से अगर यहाँ पर 50 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50। यानी कि 50 लोग क्या हुई है, इस समाज की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 50 है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 50 है। समझ गए। अब देखिए जब यह अंतर शून्य हो जाता है, यानी कि जब जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि प्राकृतिक वृद्धि दर जब क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। यह कहते हैं कि जनसंख्या क्या हो गई है, स्थिर हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए एक समाज में कितने लोगों ने जन्म लिया, 50 लोगों ने जन्म लिया और 50 लोग की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगर जब 50 लोगों ने जन्म लिया और 50 लोगों की मृत्यु हो गई तो कितने लोग बचे, यानी कि 50 लोगों ने जन्म लिया और 50 लोगों की मृत्यु हो गई, तो 50 - 50 = 0, यानी कि यहाँ की जो वृद्धि हुई क्या हुई, 0 हुई। 1000 के लोग 1000 ही रह गए, ना कोई बढ़ा ना कोई घटा। इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर का मतलब है जब जितने बूढ़े लोग मरे उतने ही नए बच्चे जन्म ले लें, उसे प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। इसी को जनसंख्या का स्थिर हो जाना भी बोलते हैं। स्थिर हो जाने का मतलब क्या है, न जनसंख्या बढ़ रही है न घट रही है, एक जगह पर क्या हो गई, स्थिर हो गई है। स्थिर मतलब रुक गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखिए इसमें प्रतिस्थापन स्तर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है। प्रतिस्थापन एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे क्या होते हैं, पैदा हो जाते हैं। यानी कि जितने लोग मरेंगे बूढ़े उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन स्तर बोलते हैं। और एक बात इसे नोट कर लीजिएगा अपनी किताब में कि प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है। प्रतिस्थापन स्तर पर जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है, शून्य होती है। और इसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या का स्थिर हो जाना भी बोलते हैं। यानी कि इस स्तर पर क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, एकदम रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे इसमें कह रहा है जितने बूढ़े लोग मरेंगे और उतने नए बच्चे जन्म लेंगे। मान लीजिए 50 लोग मरे, 50 बूढ़े लोग मर गए, 50 बूढ़े लोग मरे और 50 नए बच्चे क्या हुए, जन्म लिए। 50 नए बच्चे जब जन्म लिए और 50 बूढ़े लोग मरे, तो इसमें वृद्धि ही कहाँ हुई, 50 मरे 50 गए, यानी कि 0। यानी कि यहाँ पर वृद्धि दर क्या हुई, शून्य है। यहाँ पर वृद्धि दर शून्य है। यानी कि प्रतिस्थापन दर से आशय है जब जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाती है तो उसे प्रतिस्थापन दर कहते हैं। जनसंख्या का स्थिर हो जाना कहते हैं। प्रतिस्थापन स्तर से क्या आशय है, जब जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है, यानी कि जितने लोग बूढ़े मरते हैं उतने ही नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, तब क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन स्तर बोलते हैं इसको। और इसी को बोलते हैं जनसंख्या का स्थिर हो जाना। यानी कि जनसंख्या न बढ़ रही है न घट रही है, जिस पे एक स्थान पर स्थिर हो गई है, एक मात्रा पर स्थिर हो गई है। अब भाई हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं प्रतिस्थापन दर का क्या रूप है। अब देखिए भारत में केरल में कुल प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। यानी कि जो केरल है भारत का, साउथ इंडिया का एक स्टेट, उसमें क्या है, कुल प्रजनन दरें जो क्या है, प्रतिस्थापन स्तर से क्या है, नीचे है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में
प्रजनन दर क्या है, प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर प्रजनन दर और प्रतिस्थापन दर बराबर है। जितना प्रजनन दर है उतना ही प्रतिस्थापन दर है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। यानी कि ये सब कैसे, उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य जहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापन दर क्या है, प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। अब देखिए, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है शिक्षा और जागरूकता, क्योंकि राज्यों में विभिन्न स्तर की शिक्षा और जागरूकता विद्यमान है, इसीलिए क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिस्थापन स्तर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिस्थापन स्तर होने का कारण क्या है, तो आप इसके पीछे लिखेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिस्थापन स्तर होने का कारण है शिक्षा और जागरूकता। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जागरूकता और शिक्षा है, इसलिए राज्यों में अलग अलग प्रकार का प्रतिस्थापन स्तर है। देखेंगे जहाँ पर आप केरल में जागरूकता और शिक्षा ज़्यादा है, केरल जैसे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश है, वैसे ही क्या है, वहीं पर बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे क्या है, साक्षरता दर कम है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापन स्तर से क्या है, जनसंख्या प्रजनन दर ऊपर है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर से ऐसे है, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले मृत बच्चों की संख्या। यानी कि ऐसे बच्चे जो जीवित पैदा होते हैं 1000 बच्चों पर, लेकिन 1 साल उम्र पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं। यानी जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या। ऐसे बच्चे जो अब जीवित पैदा तो होते हैं, लेकिन वो 1 साल पूरा नहीं कर पाते, 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। चाहे वो 8 महीने पे मर जाए, चाहे वो 2 महीने पे मर जाए, चाहे वो पैदा एक महीने पे मर जाए या पैदा होते ही मर जाए। यानी कि 1 साल पूरा करने से पहले मरेंगे कोई भी बच्चा जो जीवित जन्म लेगा, उसको क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अब आइए जानते हैं प्रजनन दर क्या है। प्रजनन दर से ऐसे है, बच्चा पैदा कर सकने की आयु, यानी कि बच्चा पैदा कर सकने की आयु कितना होती है, 15 से 49 साल होती है, कि स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। यानी कि जो बच्चा पैदा कर सकने की आयु होती है, उसके उतनी उम्र के पीछे जितनी भी स्त्रियां होती हैं, उनके पीछे जितनी भी, यानी कि जो बच्चा पैदा करने की आयु होती है 15 से 59 साल, यानी कि जो बच्चे पैदा करने की आयु होती है 15 से 49 साल तक की स्त्रियों के इकाई के पीछे जीवित छोड़े गए बच्चों की संख्या। यानी कि इतनी उम्र में 15 से और 49 साल के बीच में जितने स्त्रियां आमतौर पर बच्चा पैदा करती हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रजनन दर कहा जाता है। प्रजनन दर कहा जाता है। प्रजनन दर से ऐसे आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। अब देखेंगे मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या होता है, 1000 शिशु जन्म पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या। यानी कि वो महिलाएं 1000 शिशुओं पर वो महिलाएं जो क्या होती हैं, जन्म देते ही बच्चों के क्या करती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। और जिस समाज में मातृ मृत्यु दर ज़्यादा रहता है, वो समाज क्या माना जाता है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा समाज माना जाता है। और जिस समाज में क्या होता है, मातृ मृत्यु दर कम होती है, वो समाज क्या होता है, ऐसा रहता है, विकसित समाज माना जाता है। जैसे कि कौन सा देश, जैसे कि हो गए जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कौन से अमेरिका, जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड के, यूरोप के हैं, सब क्या है, यहाँ पर मृत्यु दर बहुत कम है, मातृ मृत्यु दर बहुत कम है। लेकिन मातृ मृत्यु दर का स्तर एशिया, साउथ एशिया में और देखेंगे आप दक्षिण अफ्रीका में, इन सब जगह में क्या है, मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है। तो मातृ मृत्यु दर से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि समाज कितना विकसित है और कितना विकसित नहीं है। अब आइए देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात को हम स्त्री पुरुष अनुपात भी कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं, स्त्री पुरुष अनुपात बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका स्कूल है, उसमें हजार पुरुष हैं और उसमें 800 लड़कियां हैं, यानी कि ये कहा जाएगा कि आपके स्कूल का लिंगानुपात कितना है, आपके स्कूल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 800 लड़कियां, ये आपके स्कूल का क्या है, लिंगानुपात है। इसे लिंगानुपात को हम स्त्री पुरुष अनुपात भी कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या की आयु संरचना। जनसंख्या की आयु संरचना से क्या से है, संरचना मतलब जैसे कि हम समझ रहे हैं, इस संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यानी कि कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के अनुपात क्या है, यानी कि जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग, यानी कि विभिन्न आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है कि कितने लोग बूढ़े हैं, कितने लोग जवान हैं, कितने लोग 14 साल तक है, कितने लोग 15
से 49 साल तक है, कितने लोग 60 साल के ऊपर हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, आयु संरचना बोलते हैं। अब आइए हम आपको एक दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने चार्ट दिया है जिसमें जनसंख्या की आयु संरचना दिखाई गई है 1961 से लेकर कितने तक, 2026 तक। अब अगर आप इसमें गौर करेंगे 2011 वाले पे, तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, 2011 में जनसंख्या की आयु संरचना को मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें है 2011 में जो 14 साल, जो देखिए यहाँ पर, ये देखिए 14 वर्ष के, 14 वर्ष तक बच्चों की संख्या कितनी थी, 29% थी। और कितने क्या बोलते हैं, 15 से 59 साल, यानी कि 15 से 49 सालों के बीच लोगों की संख्या कितनी थी, 63 थी। और वहीं पर जो 60 वर्ष से अधिक थे, यानी कि जो 60 वर्ष से अधिक अधिकतर बूढ़े माने जाते हैं, उनकी संख्या कितनी थी, 8% थी। समझ गए? यानी कि जनसंख्या की संरचना क्या बताती है कि कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोग कितनी मात्रा में मौजूद हैं। जनसंख्या की आयु संरचना का मतलब समझ गए? इसका मतलब यही होता है कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात, यानी कि विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्ति कितने कितने हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने क्या बोलते हैं, बच्चे हैं। इसे ही बोलते हैं जनसंख्या की आयु संरचना। अब आगे के चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप अपना हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अब आगे का चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ लो।